हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं बेटा। इससे पहले हम इस चैप्टर के 2 लेक्चर पढ़ चुके हैं। लेक्चर नंबर 1 के अंदर हमने पढ़ा था करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में, उनकी इक्वेशन भी हमने ड्राइव की थी। लेक्चर नंबर 2 के अंदर हमने करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन निकाला और हमने उसके अंदर ओम्स लॉ की डेफिनेशन पढ़ी, रेजिस्टेंस क्या होता है ये भी रीड किया सेकंड लेक्चर के अंदर। तो देखिए बेटा, थर्ड लेक्चर जो है हमारा, उसके अंदर हम दोबारा से रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, ओम्स लॉ क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, ओम्स लॉ को प्रूफ करेंगे हम, और एक इसमें नई टर्म हम पढ़ेंगे करंट डेंसिटी। तो हमारे आज के बेटा ये टॉपिक रहेंगे। और देखिए, जिन स्टूडेंट्स ने लेक्चर नंबर 1 और 2 रीड नहीं किया है वो अपना पहले 1 और 2 को रीड करें, क्योंकि पहले और दूसरे लेक्चर का काफ़ी रिलेशन है इनके साथ। ठीक है, तो आप उसमें सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे, करंट इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स पाथ विद सुनील गढ़वा। ठीक है बेटा, देखिए तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है बेटा, जैसे ये हमारे पास कोई कंडक्टर है, कंडक्टर क्या होता है जिसमें से करंट पास हो जाए। इस कंडक्टर के ऊपर जैसे मैं पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज लगाऊंगा, इसमें से क्या फ्लो करेगा, करंट। उस करंट का जो विरोध होता है, क्या होता है बेटा, विरोध। उस विरोध को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। तो डेफिनेशन देखिए, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, जैसे ये मटेरियल है बेटा जिसमें से करंट गुजरेगा, वही मटेरियल क्या करेगा, उसका विरोध करेगा। प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू अपोज, अपोज का मतलब क्या होता है बेटा, अपोज का मतलब होता है विरोध। प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू अपोज द करंट, करंट का विरोध करने की जो प्रॉपर्टी होती है उसको क्या कहते हैं हम, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। और जो मटेरियल होता है बेटा जो इसका विरोध करता है, उस मटेरियल को मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ रेजिस्टर। क्या बोल सकता हूँ बेटा, उस मटेरियल को मैं रेजिस्टर। ठीक है, जैसे इसमें से करंट गुजर रहा था, तो इसने अगर करंट का विरोध किया तो ये क्या कहलाएगा, ये विशेषता कहलाएगी इसका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। और इस पूरे कंडक्टर को मैं क्या बोल सकता हूँ, रेजिस्टर। ठीक है, अब देखिए ये तो होगी फिजिकल डेफिनेशन। मैथमेटिकली अगर आप इसको निकालना चाहें तो ये मेरे पास कोई कंडक्टर है जिसके अंदर क्या भरे पड़े हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स। मैंने उसके ऊपर एक पोटेंशियल डिफरेंस लगाया बेटा, कितने का, V वोल्ट का। V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाने के बाद मान लिया इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है, I। तो इसकी जो रेशियो होती है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर टू द करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर। ठीक है बेटा, इन दोनों की रेशियो को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। देखिए रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है बेटा, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। इसको किस में मापते हैं हम, ओम में, ओम में मापते हैं, और ये इसका सिंबल होता है। ठीक है, अगर रेजिस्टेंस की यूनिट ओम है तो देखिए इसको ओम में माप रहे हैं, वोल्टेज को किस में मापेंगे बेटा, वोल्ट में, करंट को एम्पियर में। तो हमारे पास ओम किसके बराबर हो गया, ओम हो गया वोल्ट पर एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर। क्लियर है। उसके बाद अगला काम क्या होता है बेटा, हम फिजिक्स में जब भी कोई नई टर्म पढ़ते हैं तो उसकी यूनिट निकालते हैं। यूनिट निकालने के बाद हम ये बताते हैं कि 1 यूनिट क्या होगी। तो ये हमारे पास ओम आ गया बेटा। अब आपको बताना है 1 ओम क्या होता है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर वोल्ट है, इसको भी कितना ले लूंगा, 1 वोल्ट, और जो यहाँ पर आपका जो करंट था उसको कितना ले लूंगा, 1 एम्पियर। तो कहने का मतलब क्या है, अगर मेरे पास कोई कंडक्टर है, क्या है बेटा, कोई कंडक्टर, अगर मैं उस कंडक्टर के ऊपर क्या कर दूं, उस कंडक्टर के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस लगा दूं, क्या लगा दूं, पोटेंशियल डिफरेंस। कितने का पोटेंशियल डिफरेंस, 1 वोल्ट का। 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस, अगर उसमें से कितना करंट फ्लो करवा दे बेटा, 1 एम्पियर का। ये देखो 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, ये जो V लगाया मैंने कितने का लगाया, 1 वोल्ट का। उससे कितना करंट गुजरना शुरू हो गया, इसमें से 1 एम्पियर। तब उस समय उसका जो रेजिस्टेंस होगा, उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस, उसको क्या कहेंगे हम, 1 ओम। ठीक है बेटा, क्या हो जाएगी डेफिनेशन, इफ ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट प्रोड्यूसेस ए करंट ऑफ 1 एम्पियर इन ए कंडक्टर
देन द रेजिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ओम। ठीक है बेटा, यानी ये कोई कंडक्टर था, इस कंडक्टर पर अगर मैंने 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, उसके कारण कितना करंट फ्लो करे, 1 एम्पियर, तब उसका जो रेजिस्टेंस है वो क्या कहलाएगा, 1 ओम। क्लियर? अब देखिए ये बेटा क्लियर है। मैंने ना आज के लेक्चर में ये पॉइंट बना रखे हैं बेटा, जैसे पहले ये आप ये रीड करोगे फर्स्ट, फिर ये सेकंड करेंगे, ये मेरा थर्ड पॉइंट पे रहेगा और ये क्या रहेगा बेटा फोर्थ पे, ऐसे हमें रीड करना है। तो क्लियर है यहाँ तक? अब क्या करना है, आगे हम ये निकालना चाह रहे हैं कि ये जो रेजिस्टेंस है किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ऑन विच फैक्टर रेजिस्टेंस ऑफ ए सब्सटेंस डिपेंड्स, ये निकालना चाह रहे हैं हम। ठीक है, तो आप यहां डालना चाहो तो आप लिख भी सकते हो ऑन विच फैक्टर आर डिपेंड्स, ये यहां से। ठीक है बेटा, रेजिस्टेंस पढ़ लिया हमने, तो इसके लिए आप आर का फॉर्मूला निकालेंगे। हमने ये पढ़ा था, इट इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। ठीक है, ये हमारा रिलेशन था जो हमने लेक्चर नंबर 2 के अंदर पढ़ा था, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन निकाला था, आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। अब वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, फर्स्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं हम, माइनस ई इलेक्ट्रिक फील्ड टाउ अपॉन एम। इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लिखूंगा मैं, माइनस वी बाई एल, तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या बन जाएगा, ई वी टाउ अपॉन एम एल। ये बेटा सारा काम हम कहाँ पढ़ चुके हैं, लेक्चर नंबर 1 और 2 के अंदर पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम इन दोनों का यूज करके रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालेंगे। क्लियर है? तो देखिए ये था आपके पास, मैंने क्या किया, इस इक्वेशन को अगर आप क्या कहते हो, इस इक्वेशन को अगर मैं 1 बोलता हूं, इस इक्वेशन को बोलता हूं बेटा मैं 2। मैं इक्वेशन नंबर 2 को फर्स्ट में यूज करता हूं, क्या बन जाएगा, I इज इक्वल टू एन ई ए, वी डी की वैल्यू देखिए बेटा लास्ट, ई वी टाउ अपॉन एम एल। क्लियर है यहाँ तक? अब उसके बाद ई को ई से मल्टीप्लाई किया, ई का स्क्वायर क्या बन गया, आई इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर ए टाउ अपॉन एम एल। जो ये वी था इसको मैंने अलग कर दिया, ये वी आ गया। ठीक है, क्यों कर रहे हैं हम ये सब कुछ, देखिए आपको आर निकालना है, किन किन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है ये आपके पास। ठीक है, ऑन विच फैक्टर रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स, ये निकालना आपको। तो आर आपको पता है क्या होता है, वी और आई की रेशियो। तो यहाँ मेरे पास क्या बन गया बेटा, वी, यहाँ क्या बन गया मेरे पास, आई। तो मैं क्या करता हूँ, इस वाले फैक्टर को यहाँ मल्टीप्लाई में ले जाता हूँ, क्या आ जाएगा, एम एल, ये सारा डिवाइड में आ गया। ठीक है, इज इक्वल टू वी। अब मैंने इस वाले को डिवाइड कर दिया, ठीक है, यहाँ ले गया डिवाइड में, v अपॉन आई किसके इक्वल हो गया, ये आई यहाँ आ गया, तो ये वाला सारा फैक्टर एम एल एन ई स्क्वायर टाउ ए। अब देखिए बेटा v अपॉन आई किसके इक्वल है, सबसे पहले हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, v अपॉन आई क्या होता है, r। ये हमारी क्या थी, मेन इक्वेशन थी बेटा, किसकी इक्वेशन थी, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो हमने पढ़ा था, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। तो यहां से मैंने V अपॉन आई निकाला, और अब यहां से मुझे पता है V अपॉन आई क्या होता है, R। तो क्या हो गया, एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ ए। ये सारी चीजें हम पढ़ के आए हैं लेक्चर नंबर 2 के अंदर। व्हाट इज एम, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एल लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। ठीक है, यूनिट वॉल्यूम में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, टाउ एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, पढ़ा हुआ है हमने। किसी को इनमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लेक्चर नंबर 2 एक बार जरूर देखना, उसके अंदर हमने ये सारी टर्म बिल्कुल डिटेल में डिस्कस की थी। ए क्या है बेटा, इस कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी जहां से आपका करंट एंटर कर रहा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्लियर है बेटा, ये हमने यहां से R निकाल दिया। अब देखिए R किसके इक्वल आया, ये आ गया हमारे पास फॉर्मूला। अब यहां से हम देखेंगे क्या क्या फॉर्मूला बनता है। R इज इक्वल टू, मैंने क्या किया बेटा, L और A को अलग कर दिया, L और A को M N E स्क्वायर टाउ। ठीक, L और A को मैं अलग ले गया इस इक्वेशन से, जो ये R था मेरे पास। ये वाली जो टर्म है बेटा M N E स्क्वायर टाउ, इसको क्या बोलते हैं हम, कांस्टेंट। देखिए
ये कांस्टेंट हम इसको क्यों कह रहे हैं, ये दो ही चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। आप यहां से देखिए m क्या है बेटा, अभी पढ़ा हमने, m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, कांस्टेंट हो गया, m क्या हो गया, कांस्टेंट। और क्या कांस्टेंट हो गया बेटा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये दोनों चीजें क्या होगी, कांस्टेंट होगी, m और e। तो ये जो रो है इसको मैंने डिनोट कर दिया, इस पूरे कांस्टेंट को किस नाम से बेटा, रो। वो दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है, किन किन पर, n पर और टाउ पर। अब देखिए रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। n क्या बताता है, अब यहां आ जाइए, n किसके बारे में बता रहा है बेटा, व्हाट इज n, ये रहा n, व्हाट इज n, n बताता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। देखिए जैसे मेरे पास अगर ये कंडक्टर कॉपर का है, तो कॉपर के लिए क्या होंगे बेटा, यूनिट वॉल्यूम के अंदर, यानी एक यूनिट अगर मैं इसकी लूंगा, कॉपर की किसी भी तार कॉपर की है मेरे पास, उसका यूनिट वॉल्यूम ले लिया, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग होगी। ठीक है, कॉपर की बजाय मैं क्या ले लेता हूं, कॉपर की बजाय सपोज करो मैंने आयरन ले लिया, तो आयरन के लिए जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी यूनिट वॉल्यूम में वो अलग होगी। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, मैं ये बताना चाह रहा हूं, ये जो n है ना, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है बेटा, n उस पर डिपेंड करता है कि आपने जो कंडक्टर लिया है वो कौन सा लिया है। समझ में आ गया, कॉपर के लिए n की वैल्यू अलग, आयरन के लिए अलग। इसी प्रकार आप कोई भी मटेरियल लोगे तो n बताएगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या, किसके अंदर बेटा, एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि रेजिस्टिविटी किस पर डिपेंड करती है, डिपेंड ऑन मटेरियल, कि आप मटेरियल कौन सा ले रहे हो। दूसरा इस पर आओ बेटा, इस पे हो गया n पे, रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ। टाउ देखिए ये पढ़ा है हमने लेक्चर नंबर 2 के अंदर पढ़ा था, टाउ इज द एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। जैसे हमने ये पढ़ा था कि ये कोई कंडक्टर है बेटा, कंडक्टर के ऊपर जब हम क्या अप्लाई करते हैं, एक पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस जब अप्लाई करेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करना शुरू कर देते हैं, ऐसे मूव करना शुरू कर देते हैं, किसकी डायरेक्शन में, ये देखो ये पॉजिटिव है, ये क्या है, नेगेटिव, वो इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट ऐसे चलेंगे। तो जब वो इलेक्ट्रॉन चलेंगे ना बेटा, तो रास्ते में जो आयन होंगे, जहां से इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ था, जो आयन बचा उसके साथ क्या करेंगे, टक्कर लगाएंगे। उन टक्कर के बीच में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, सबका अलग अलग टाइम निकालूंगा, टक्कर के बीच में कितना टाइम लगा, उस एवरेज टाइम को क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। तो ये किस पर डिपेंड करता है बेटा, टेम्परेचर पर। टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करता है, सपोज करो आपने इस कंडक्टर का क्या बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया, क्या बढ़ा दिया बेटा, टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन हैं उनको हीट मिल गई, हीट मिलते ही क्या होगा, वो जल्दी दौड़ेंगे, जल्दी दौड़ेंगे तो अब उनको टकराने के बीच में जो समय लगेगा वो कम लगेगा, कम लगेगा तो रिलैक्सेशन टाइम क्या हो गया बेटा, डिक्रीज। ये घट गया, ये घट गया तो रो बढ़ जाएगा। हमें यहाँ पर दो ही चीजें समझनी है एक बार, क्या क्या समझनी है बेटा, कि जो रो है वो दो फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है, n पर। n का मतलब होता है किसी भी यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉनों की कितनी संख्या है, पढ़ा हमने, तो वो डिपेंड करता है अलग अलग मटेरियल पर। दूसरा है टाउ। टाउ होता है जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हो तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं बेटा, आपस में टकराते हैं, किसके साथ, इलेक्ट्रॉन जब चलेंगे तो रास्ते में उसके साथ जो आयन आएंगे उनसे टकराएंगे, उनके टकराने के बीच में उनके दौरान जो उनको समय लगा रिलैक्स होने में, यानी रिलैक्सेशन टाइम, दो कोलिजन के बीच का टाइम, वो क्या कहलाता है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जल्दी टकराएंगे, जल्दी टकराएंगे तो ये घट जाएगा, ठीक है, तो ये बढ़ जाएगा। तो दूसरा किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर। समझ में आया, मैं इस फैक्टर को डिस्कस कर रहा था, मैंने एल और ए को अलग निकाल दिया, मैंने ये चीज पढ़नी चाहिए। तो रेजिस्टिविटी डिपेंड दो चीजों पर, एन पर और टाउ पर। अब ये देखिए, ये जो ये कांस्टेंट, रेजिस्टिविटी अभी तक मैंने नाम नहीं लिया है, आगे पढ़ेंगे कांस्टेंट। ये जो कांस्टेंट है बेटा रो, रो क्या है, ना तो एल पर डिपेंड कर रहा है यानी लंबाई पर, ये कंडक्टर कितना लंबा लिया है, कितना मोटा लिया है, इसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। रो इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप एंड साइज ऑफ कंडक्टर। आप इसको सिलेंडर की शेप का लो, इसको आप स्फीयर ले लो, ऐसी किसी भी चीज के ऊपर रो डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है बेटा।
तो क्या हुआ, हमारी रेजिस्टिविटी दो ही चीजों पर डिपेंड कर रही है, नेचर ऑफ मटेरियल पर, दूसरा टेम्परेचर पर। आपका कंडक्टर सिलेंडर की शेप का है, आपका कंडक्टर किसी और शेप का है, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगी, ना ही उसके साइज पर डिपेंड करेगी। तो अब देखिए इस वाली टर्म को मैं क्या लिख देता हूँ बेटा, यहाँ ये जो टर्म हमने यूज की इसको मैंने रो लिख दिया। तो ये फॉर्मूला क्या बन गया, R इज इक्वल टू, इसको मैंने लिख दिया रो L बाई ए, R इज इक्वल टू रो L बाई ए। अब R देखिए बेटा, ये था क्वेश्चन हमारा, ऑन विच फैक्टर R डिपेंड्स, R किन किन फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है, रो पे, रो दो चीजों पर है, नेचर ऑफ मटेरियल, टेम्परेचर, और क्या आ गया बेटा इसमें, लेंथ ऑफ कंडक्टर, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये बार बार मैं नहीं लिख रहा, यहां पर मैं लिख चुका हूं इनको। बोलो बेटा क्लियर है। रेजिस्टेंस कितनी चीजों पर डिपेंड किया, रो पर, रो खुद कितनों पर डिपेंड करती है, दो पर, रो एक तो नेचर ऑफ मटेरियल और एक टेम्परेचर। टाउ के साथ में क्या लिख रहा हूं, टेम्परेचर, क्योंकि टाउ किससे रिलेटेड होता है, टेम्परेचर, लेक्चर नंबर 2 में पढ़ा था। R डिपेंड्स ऑन रो एल ए। तो यहां तक हमारे कितने क्वेश्चन हो गए बेटा, यहां तक इस वाले में एक तो आपसे रेजिस्टिविटी पूछी जा सकती है, रेजिस्टिविटी सिर्फ दो फैक्टर पर डिपेंड करती है, और रेजिस्टेंस हमारे पास टोटली 4 पर, इस टॉपिक। ठीक है बेटा, अब आगे आइए। अब नई टर्म आपने क्या पढ़ी, रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी की यूनिट निकालते हैं, यूनिट ऑफ रो। रो का नया नाम अभी मैं पहली बार यूज कर रहा हूं, रेजिस्टिविटी। रो को क्या बोलते हैं, यहां तक आप कांस्टेंट बोल रहे थे, इस रो को, इस कांस्टेंट का नाम क्या होता है बेटा, इस कांस्टेंट का नाम होता है रेजिस्टिविटी। क्या होता है, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, दो नाम से इसको हम बोलते हैं। आप रेजिस्टिविटी भी कह सकते हो और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोल सकते हो। तो क्या हो गया बेटा, इस फॉर्मूले से क्या आ जाएगा, बोलो। ये रो था हमारे पास, रो इज इक्वल टू कितना आया, आप यहां से रीअरेंज कर रहे हो ना टर्म को। आर क्या था हमारे पास, ये रहा, यहां से देख लीजिए, आर क्या था हमारे पास, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। मुझे रो निकालना है, क्या निकालना है बेटा, रो। तो आर मल्टीप्लाइड बाई ए, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, एल डिवाइड में, तो रो इज इक्वल टू आर इंटू ए डिवाइड बाई एल। यूनिट देखिए, रेजिस्टेंस को किस में मेजर किया, ओम में, एरिया को मीटर स्क्वायर में, लेंथ को मीटर में। 1 मीटर से 1 मीटर क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्या आ गया आपके पास, ओम मीटर। ये ओम का सिंबल है बेटा, ओम मीटर। क्लियर यहां तक। अब देखिए, अब कुछ बेसिक टर्म है जो आगे हम यूज करने जाएंगे। कंडक्टेंस क्या है बेटा, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का जो इनवर्स होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस। 1/R। यूनिट क्या होगी इसकी, पर ओम, और इसका उल्टा बना दोगे आप, ये सिंबल हो जाएगा इसका। ओम का उल्टा करोगे, यहां से पढ़ लो इसको, MHO, मोहो। क्या पढ़ लेंगे इसको, मोहो। फिर आ गया बेटा कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी किसका रेसिप्रोकल होती है, रेजिस्टिविटी का, यानी जो रेजिस्टिविटी में आपने पढ़ा उसका बिल्कुल अपोजिट, 1/ρ, 1/ρ। तो यूनिट क्या हो जाएगी, इसका उल्टा करोगे आप, क्या बन गया, मोहो। मीटर का उल्टा मीटर इनवर्स, तो आप ऐसे लिख सकते हो, मोहो मीटर इनवर्स। क्लियर। ये किसकी, कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का उल्टा, कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी का उल्टा। अब यहां देखिए एक नया हमारे पास, इसके अंदर हम डिस्कस करते हैं कि हमारा जो टेम्परेचर है वो क्या इफेक्ट डालता है, किसके ऊपर, कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी के ऊपर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंडक्टिविटी पर, फिर किसके ऊपर पढ़ेंगे, रेजिस्टिविटी। दोनों इनवर्स हैं एक दूसरे के। आप एक फैक्टर पढ़ लीजिए, दूसरा अपने आप क्या हो जाएगा, उसका इनवर्स हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले, जैसे मैं अगर रेजिस्टिविटी को देखूं, रेजिस्टिविटी, तो देखिए बेटा रेजिस्टिविटी का ये रहा सिंबल। रेजिस्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टिविटी किस पर डिपेंड करती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ होता है ना। अब मैंने कंडक्टर लिया, क्या लिया मैंने, कोई कंडक्टर। आप यहाँ पर डायग्राम भी बना सकते हो, ये कोई कंडक्टर है बेटा मेरे पास, ठीक है, ये है मेरे पास कोई कंडक्टर। मैंने उस कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ा दिया, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके अंदर क्या हैं, इलेक्ट्रॉन्स।
मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाते ही क्या बढ़ेगी इनकी काइनेटिक एनर्जी, वो तेजी से चलना शुरू कर देंगे। तेजी से चलेंगे तो क्या होगा, इनके आपस में क्या बढ़ जाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या बढ़ जाएंगे बेटा, इनके बीच के इलेक्ट्रॉन के आपस में क्या बढ़ जाएंगे, कोलिजन। क्या बढ़ जाएंगे, कोलिजन बढ़ जाएंगे, टक्कर बढ़ेगी। कोलिजन बढ़ेंगे तो हम ये कहेंगे कि रेजिस्टेंस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। कोलिजन का मतलब आपस में टक्कर लग रही है, जो करंट जाएगा यहां से क्या फ्लो करेगा बेटा, करंट। जो करंट फ्लो करेगा उसके क्या होगी, यहां अगर इसमें समझो तो इसमें समझ लो आप, क्या हुआ, आपस में इलेक्ट्रॉन का क्या बढ़ गया, कोलिजन बढ़ गया, तो उनके लिए विरोध बढ़ गया। क्या बढ़ गया, विरोध। तो विरोध को क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। जब विरोध बढ़ गया तो कंडक्टिविटी, करंट गुजारने की जो टेंडेंसी थी वो क्या होगी बेटा, घटेगी। कंडक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज। कंडक्टिविटी घटेगी तो हम क्या कहेंगे, रेजिस्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज। तो ये क्या हो गया बेटा, ये कंडक्टर के लिए हो गया। किसके लिए हो गया, कंडक्टर। इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर इट विल इंक्रीज द कोलिजन, और कोलिजन बढ़ने से क्या बढ़ेगा बेटा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा। फिर रेजिस्टेंस अगर बढ़ेगा यानी करंट का विरोध बढ़ गया तो करंट घटेगा, उसकी कंडक्टिविटी कम होगी, रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी। अब अगला देखिए बेटा, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर आप डिटेल में पढ़ेंगे 12th क्लास के बिल्कुल एंड वाले चैप्टर के अंदर, वहां पर थोड़ा सा हम यहाँ पर डिटेल ले लेते हैं। सेमीकंडक्टर में क्या होता है बेटा, सेमीकंडक्टर के अंदर ऐसे पढ़ते हैं, बैंड होते हैं हमारे पास, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। वहां जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं ना तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कंडक्शन वाले बैंड में पहुंच जाते हैं। तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या बढ़ेगा, वहां पर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन की संख्या इंक्रीज हो जाती है। तो वहां पर टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगी, कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी और रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी बेटा, डिक्रीज। इस वाले पॉइंट को आप डिटेल में ना जाके, हमारा सेमीकंडक्टर डिवाइस का लास्ट वाला चैप्टर है उसमें हम स्टडी करते हैं। तो बेटा ये हमारा आज का टॉपिक था, फर्स्ट टॉपिक, जिसके अंदर हमने इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस पढ़ लिया और हमने ये पढ़ लिया कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो है वो किन किन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर हमने एक नई टर्म के बारे में भी पढ़ा जिसका नाम था रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब बेटा इसको स्क्रीन को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको नोट कीजिए आप। देखिए अभी हमने इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस और दूसरा क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी। अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा वो है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ देखिए क्या कहता है, ओम्स लॉ कहता है कि हमारे पास कोई भी कंडक्टर है, उस कंडक्टर के ऊपर अगर मैंने वी पोटेंशियल डिफरेंस लगाया तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या पैदा करेगा बेटा, करंट। करंट आई, कितना आएगा उसमें, करंट आई। तो ये बताता है कि जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना उतना ही क्या आएगा, करंट। देखिए इससे पीछे हमने रेजिस्टेंस पढ़ा था, वहाँ रेजिस्टेंस में ऐसा कुछ नहीं था कि V और I प्रोपोर्शनल हो, यानी जितनी वोल्टेज उतना ही करंट। हाँ, V और I की रेशियो को हमने क्या नाम दिया था वहाँ पर, रेजिस्टेंस। बट ओम्स लॉ क्या करता है, ये रिलेट करता है किन के बीच का रिलेशन बेटा, V और I के बीच का। तो देखिए स्टेटमेंट समझिए, इसकी स्टेटमेंट क्या है, ये किसी शर्त पर लागू होता है, ऐसे नहीं है ओम्स लॉ हर कहीं भी आप अप्लाई कर दो, ऐसा नहीं होता। ओम्स लॉ लगाने के लिए एक शर्त होती है, क्या होती है बेटा, वो कंडीशन कहता है एट ए गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर, कहता है आपको टेम्परेचर और प्रेशर को क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। ठीक है, आप जिस भी कंडक्टर के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस लगा रहे हो ना, उस कंडक्टर का आप टेम्परेचर, यानी जहां वो प्रैक्टिकल कर रहे हो उसका टेम्परेचर भी फिक्स रखोगे और प्रेशर भी। ठीक है, या आप सिंपली ऐसे बोल सकते हो कि वहां की फिजिकल कंडीशन को आपको क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। तो देखिए एट ए गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर, इसको मैं यूं भी बोल सकता हूं, कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन। अगर ऐसी शर्त हुई कि फिजिकल कंडीशन मेरी क्या है, कांस्टेंट है, तो क्या होगा, अब इसको पूरे को बेटा मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, क्या लिखोगे, एट ए गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर और एट कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन potential difference V is the potential difference applied across the ends of conductor।
potential difference applied across the ends of conductor is directly proportional to current passing through the conductor। आई क्या है इसके अंदर, जो करंट पास कर रहा है, समझ में आया। कहता है किसी कंडक्टर पर जितना पोटेंशियल डिफरेंस आपने अप्लाई किया वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, करंट के। तो यहाँ से इस प्रोपोर्शनल का, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी का निशान में हटाऊंगा तो इसकी जगह क्या लग जाएगा बेटा, आर। हम करते हैं ना फिजिक्स में, जब इसको हटाते हैं तो इक्वल का निशान लगेगा और इसकी जगह कोई कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पर आर क्या है, आर इज द कांस्टेंट। क्या कहेंगे इसको, कांस्टेंट को। और उसका कांस्टेंट का नाम क्या होगा बेटा, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। तो यहाँ से फिर V अपॉन आई इज कांस्टेंट एंड इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। तो देखिए इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो हमने पीछे पढ़ा, और यहाँ ओम्स लॉ के अंदर इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा, आर की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। कांस्टेंट कैसे रहेगी, ये कहता है जितनी वोल्टेज होगी, जैसे सपोज करो मेरे पास वोल्टेज है 20 वोल्ट, कितनी है बेटा 20 वोल्ट। 20 वोल्ट की वोल्टेज कितना करंट पैदा करती है, सपोज करो 20 वोल्ट से मेरे पास करंट आया 5 एम्पियर, कितना आया बेटा 5 एम्पियर। तो आर हमेशा कांस्टेंट रहेगा। 20 से कितना आया 5। अब मैं ये कहूँ कि मैंने इसको कर दिया 40 वोल्ट, कितना कर दिया 40 वोल्ट, तो करंट कितना आएगा 10 एम्पियर। यही तो बता रहा है बेटा, जितनी वोल्टेज उतना करंट। 20 है तो 5, 40 है तो 10। अब अगर मैं इसको कर दूं 60 तो कितना आएगा करंट है, बोलिए 15 एम्पियर। इनकी रेशियो निकालिए। कांस्टेंट का मतलब क्या है, क्या करूंगा मैं बेटा 20 बटे में 5, फिर क्या करूंगा 40 बटे में 10, फिर क्या करूंगा मैं 60 बटे में 15। ठीक है, कितना आया बेटा 4, ये भी कितना आया 4, ये भी कितना आया 4। समझ में आया आपको क्या कह रहा है ये बता रहा है कि अगर ओम्स लॉ अप्लाई करना है तो ओम्स लॉ के लिए जो V और I की जो रेशियो रहेगी हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, इस कांस्टेंट का ही नाम हम क्या देते हैं, R। ठीक, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। अब दो तरह के कंडक्टर होते हैं बेटा हमारे पास, एक होता है ओहमिक कंडक्टर। तो ओम्स लॉ किन पर लगेगा, ओहमिक कंडक्टर के ऊपर लगेगा। यानी कुछ चीजें तो ऐसी होती है जो ओम्स लॉ का पालन करती है और कुछ चीजें ऐसी होती है जो ओम्स लॉ का पालन नहीं करती। तो ओहमिक कंडक्टर कौन से हैं बेटा, जो ओम्स लॉ का पालन करते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर एक कंडक्टर लिया, इसका कैसा है ओहमिक, जो ओम्स लॉ का ओबे कर रहा है। तो ओम्स लॉ का पालन कर रहा है तो क्या होगा बेटा, इधर मैंने वोल्टेज लिख दी, इधर क्या लिख दिया करंट। जैसे जैसे मैं वोल्टेज लगाऊंगा वैसे वैसे करंट बढ़ेगा। ये पता है आपको, जब एक क्वांटिटी के बढ़ाने से दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ रही हो तो इसका ग्राफ क्या आता है बेटा, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आता है। तो मैंने ये एक स्ट्रेट लाइन खींच ली। ठीक, अब आपको पता है V और I का रेशियो, V अपॉन I क्या देता है आपको, R देता है। तो यहां से अगर मैं V और I निकालूं, V अपॉन I, मैंने इस लाइन का क्या निकाल दिया बेटा, एक स्लोप। स्लोप सारे बच्चों को निकालना आता है बेटा। स्लोप के लिए हम क्या करते हैं, टेंजेंट थीटा निकाल लेते हैं। आप चाहे यहाँ से निकाल लो, चाहे वो थीटा यहाँ से, एक ही बात है बेटा, कहीं से भी निकाल सकते हो। तो मैंने स्लोप निकालना चाहा, स्लोप निकालने का फार्मूला क्या होता है, टेंजेंट ऑफ थीटा। अब यहाँ से अगर टेंजेंट थीटा निकालूंगा मैं, देखो यहाँ से अगर निकालना चाहूँ तो ये क्या हो जाएगा बेटा, चेंज इन वोल्टेज। ये यहाँ ये फाइनल वोल्टेज है, ये इनिशियल, यहाँ वोल्टेज है ना बेटा इस तरफ, ये फाइनल करंट, ये इनिशियल करंट। ठीक है, डेल्टा ई। या मैं सिंपली कहूँ कि यहाँ से मैं वोल्टेज चेक कर लूँगा, ये V हो गया मेरा, और यहाँ से नीचे आके मैं यहाँ पर जितना करंट है V अपॉन I। तो स्लोप क्या निकालने का फार्मूला होता है, टेंजेंट थीटा। और स्लोप क्या देगा आपको, स्लोप कितना आ गया ये बता दिया मैंने मान लिया कि इस पॉइंट के ऊपर वोल्टेज कितनी थी बेटा V, और इस पॉइंट के ऊपर यहाँ करंट कितना था I, V अपॉन I। ठीक, V अपॉन I क्या होता है, R। क्या होता है, R। R हमेशा क्या रहेगा, यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा। उसी एग्जांपल से समझ लो, सपोज करो आपके पास यहाँ वोल्टेज थी 20 वोल्ट, कितनी थी बेटा यहाँ पर वोल्टेज 20 वोल्ट, करंट कितना आया 5 एम्पियर। फिर मैंने वोल्टेज को कितना कर दिया यहाँ पर, सपोज करो यहाँ पर मैंने वोल्टेज को कर दिया 40 वोल्ट, कितना कर दिया 40। यहाँ पर करंट बढ़ेगा, कितना कर दिया 10 एम्पियर। फिर मैंने यहाँ पर वोल्टेज कर दी 60 वोल्ट, करंट कितना हो गया बेटा 15 एम्पियर, कितना हो गया 15। तो आप टेंजेंट थीटा निकालोगे, जैसे यहाँ टेंजेंट थीटा निकाला आपने इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पर,
तो यहाँ का टेंजेंट थीटा क्या हो जाएगा, टेंजेंट ऑफ थीटा परपेंडिकुलर, ये वाली साइड कितनी है 60, बेस कितना है बेटा 15, 60 बटे में 15 कितना आ गया 4। यहाँ से निकालो 40 बटे में 10, ये भी कितना आ गया 4। तो यहां से मैं ये देख रहा हूं कि मेरा रेजिस्टेंस हमेशा क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। तो जो रेजिस्टेंस है वो कांस्टेंट किन के लिए रहेगा बेटा, जो ओम्स लॉ का पालन करते हो। अब दूसरा देखिए, नॉन ओहमिक कंडक्टर, नाम से पता चल रहा है नॉन यानी जो नहीं है, ओहमिक कंडक्टर नहीं है। क्या होगी डेफिनेशन, विच डू नॉट ओबे ओम्स लॉ, जो ओम्स लॉ का पालन नहीं करते। ओम्स लॉ का पालन नहीं करने का मतलब क्या है, जिसके अंदर हम ये कहते हैं कि वोल्टेज जो हम बढ़ाते हैं ना, उसके बढ़ने से उतना ही करंट नहीं आता। ऐसा अगर नहीं होगा तो ओम्स लॉ का ओबे नहीं कर रहे। तो मैं दो एग्जांपल लेता हूं यहाँ पर। पहला एग्जांपल देखिए बेटा क्या है, मैंने ये कोई कंडक्टर लिया, इस तरफ वोल्टेज और इस तरफ क्या है करंट। क्या होता है बेटा, काफी देर तक आपने देखा होगा जो हमारी प्रेस है, हीटर हैं, उनके आगे वाले जो फीमेल स्विच होते हैं ना, 1 घंटा तक आपने उसको जैसे हीटर को ऑन रखा, 1 घंटे के बाद उस फीमेल स्विच को निकाल के आप आगे से जैसे टच करोगे, वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। क्या हो जाता है वो, गर्म। तो ओम्स लॉ लगता कब है, देखिए शुरुआत में लिखा था जब टेम्परेचर और प्रेशर क्या रहे बेटा, कांस्टेंट। तो ये कह रहा है कि कई बार क्या होता है, कंडक्टर को आप प्रयोग करते हो, प्रयोग करने के बाद क्या हो जाता है, उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, इंक्रीज। तो बेटा उसका टेम्परेचर जैसे ही इंक्रीज हो गया ना, तो टेम्परेचर बढ़ने से उसकी वो कंडीशन खराब होगी। तो अब यहाँ पर मैं ये बता रहा हूँ, जैसे शुरुआत में आपका जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट किया था आपने जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाई वैसे वैसे क्या बढ़ा, करंट बढ़ता गया, वोल्टेज बढ़ाने से करंट बढ़ता गया। अब इस स्टेज पर आगे क्या हो रहा है, आप वोल्टेज बढ़ा रहे हो, भी करंट होना तो यहाँ चाहिए, जैसे आपने ये वोल्टेज बढ़ा दी, यहाँ करंट आ जाना चाहिए था, परंतु करंट उतना नहीं बढ़ा। क्यों नहीं बढ़ा, क्योंकि जैसे ही आपका टेम्परेचर बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने से अभी हमने पढ़ा है रेजिस्टेंस बढ़ जाता है कंडक्टर का। अब रेजिस्टेंस बढ़ गया तो करंट क्या है, ओम्स लॉ के अनुसार नहीं बढ़ता। तो अब आपका करंट होना यहाँ चाहिए था, लेकिन उतना ना बढ़ के करंट थोड़ा सा बढ़ा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ही बढ़ पाया। तो यहाँ पर ये वाला जो रेंज है ना, ये किसको बता रहा है, फेलियर ऑफ ओम्स लॉ, फेलियर ऑफ ओम्स लॉ, फेलियर ऑफ ओम्स लॉ। समझ में आया बेटा, ये मैंने क्या लिया है, कंडक्टर ही लिया है। जब टेम्परेचर क्या हो चुका है, इंक्रीज, टेम्परेचर बढ़ने से, अभी हमने यहाँ पर लास्ट में डिस्कस किया था पिछला टॉपिक, कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट डिक्रीज हो जाएगा। तो अब यहाँ पर ओम्स लॉ का पालन नहीं होगा, जितनी वोल्टेज है उतना करंट नहीं आएगा, ये फेलियर आ गया बेटा ओम्स लॉ का। ठीक है, अच्छा दूसरा ये देखिए आप, मैं क्या लेता हूं, ये मेरे पास है सेमीकंडक्टर का, क्या है बेटा ये सेमीकंडक्टर का, ये आप वही मैंने यहां पर भी लिखा था, सेमीकंडक्टर डिवाइस है बेटा। जो सेमीकंडक्टर होते हैं ना, वो भी ओम्स लॉ का पालन नहीं करते। क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पर वोल्टेज बढ़ाई, वोल्टेज बढ़ा रहा हूं तो करंट बढ़ रहा है यहाँ तक तो ओम्स लॉ का पालन हो रहा है। जितनी वोल्टेज बढ़ा रहा हूं उसके कोरस्पॉन्डिंग ये ग्राफ क्या है, स्ट्रेट लाइन है। बट उसके बाद क्या होता है, वोल्टेज थोड़ी बढ़ाऊंगा और करंट ज्यादा बढ़ेगा। तो यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसमें क्या है, ओम्स लॉ का फेलियर है, ओम्स लॉ क्या हो रहा है बेटा, फेल हो रहा है। ये आप डिटेल में ना, सेमीकंडक्टर है, लास्ट चैप्टर आपका +2 सिलेबस का हमारा, तो उसके अंदर इसको हम स्टडी करेंगे। इसी प्रकार ये रिवर्स बायस में बेटा, ये फॉरवर्ड बायस में होता है। यहाँ पर क्या है, जैसे आपने वोल्टेज दी, वोल्टेज के बाद यहाँ करंट है ना, एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये क्या है आपके पास, किसकी, करंट की। वोल्टेज क्या करते जा रहे हो, इंक्रीज, बट करंट की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट। उसके बाद थोड़ी सी वोल्टेज बढ़ाने से करंट एकदम से ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो ये पूरा ओम्स लॉ का क्या बेटा, फेलियर है। समझ में आया, क्या पढ़ा बेटा हमने, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में हमने ये पढ़ा कि ओम्स लॉ ये कहता है कि जितनी वोल्टेज लगाओगे उतना ही क्या आएगा, करंट आएगा, अगर आपकी फिजिकल कंडीशन क्या रही, कांस्टेंट रही। तो ये हमने पढ़ लिया है। आप न्यूमेरिकल इसमें इस टाइप से करोगे, आपको स्लोप दे सकता है, जैसे ये दे दिया आपको, ये v है, ये i है, ये करो 1 दे दी, ये 2 दे दी। आपसे पूछ सकता है कौन सी लाइन का जो करो नहीं, सॉरी लाइन बेटा,
फर्स्ट लाइन का रेजिस्टेंस ज्यादा है या सेकंड का है, तो आप सिंपली क्या निकालोगे, उनका स्लोप निकालोगे और उनका क्या कैलकुलेट कर लोगे बेटा, रेजिस्टेंस। क्लियर है, ये हमारा है ओम्स लॉ। अब आप प्रूफ देखो बेटा ओम्स लॉ का। ओम्स लॉ में हमें क्या प्रूव करना है, ये मैंने इसको अंडर थोड़ा ये कर रखा है, हाईलाइट कर रखा है, V अपॉन I, इनकी रेशियो क्या आनी चाहिए, कांस्टेंट, ये प्रूव करना है हमें। तो देखिए इसको कैसे प्रूव करेंगे, वी नो दैट I इज इक्वल टू, I क्या होता है बेटा, I इज इक्वल टू NEA/VD, ये होता है हमारे पास। और VD का फॉर्मूला क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, बोलिए, E टाउ अपॉन m। यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए आप, I इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, NEA/VD कितना आया बेटा, E। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला E इज इक्वल टू क्या होता है, V/L। हम करके आए हैं अभी, लास्ट यही था हमारा, E की जगह मैं पुट कर रहा हूं V/L। मैंने यहाँ पर E की जगह क्या पुट कर दिया, V/L। क्या बन गया बेटा, ये बोलिए, ये आ गया हमारे पास NE² A टाउ V अपॉन ml। इसको देखिए मैं क्या लिख सकता हूं, क्या बन जाएगा बेटा हमारे पास, ये क्या आ गया, देखिए I इज इक्वल टू, इनको टर्म को रीअरेंज कर रहा हूं, N, ये I था ना, I इज इक्वल टू NE² टाउ A अपॉन ml इंटू में V। क्या आ गया हमारे पास, क्लियर है। अब इसको ऐसे कर लीजिए आप, ml को ऊपर ले लीजिए बेटा, ml ये मल्टीप्लाई में आ गया, ये वाली चीज डिवाइड में आ जाएगी, NE² टाउ A इंटू I इज इक्वल टू V। ठीक है, अगर इस V को मैं यहाँ, ये V है हमारे पास, इस I को यहाँ ले लो, V अपॉन I। ठीक है, यहाँ से जो I था इसको मैं यहाँ ले गया। अब ये तो प्रूव करना था बेटा हमें, V अपॉन I, ये क्या आएगा, V अपॉन I, ये आ गया हमारे पास कांस्टेंट, क्या आ गया, V अपॉन I इज कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट का नाम क्या होगा, R। ये तो ओम्स लॉ का प्रूफ है। ये पूरी आपने अभी अभी जो इससे पीछे का हमने टॉपिक पढ़ा वहां पर पढ़ा था, ये सारी टर्म क्या है, कांस्टेंट। m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, l इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर। ये किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल। तो मटेरियल आपने फिक्स कर दिया, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, ये तो ये सारी रेशियो क्या आ गई बेटा, कांस्टेंट आ गई। ये किसका प्रूफ हो गया, प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है बेटा, आप स्क्रीन को पॉज कीजिए, पॉज करके ये पूरा का पूरा नोट कीजिए। देखिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या होता है बेटा, करंट डेंसिटी सबसे पहले तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, सपोज करो ये हमारे पास कोई कंडक्टर है बेटा, इस कंडक्टर में से कितना करंट फ्लो किया, I। तो हम क्या करते हैं, करंट डेंसिटी को कैलकुलेट करने के लिए जितना उसमें से करंट फ्लो किया है उसको किससे डिवाइड कर देंगे, जितना उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है कंडक्टर का। अब ये कंडक्टर है हमारे पास, इस कंडक्टर में से कितना करंट फ्लो किया, I करंट फ्लो किया, तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम कौन सा लें, आपको ये ध्यान रखना है। सपोज करो, देखो बेटा ये इससे समझ लो आप, ये मार्कर है, ये मार्कर का क्या है बेटा, ये जो इसका जो पिन है आगे वाला, वो करंट की डायरेक्शन बता रहा है, जैसे करंट बाहर जा रहा है। तो इस करंट को किससे डिवाइड करना है, इसके एरिया से। एरिया कौन सा है, इसके परपेंडिकुलर, जैसे करंट यूं जा रहा है तो ये वाला इसके परपेंडिकुलर, अगर ऐसे लिखो तो ये परपेंडिकुलर टू द करंट कितना एरिया है, वो किसको कैलकुलेट करके देगा बेटा आपको, करंट डेंसिटी को। तो देखिए आप, करंट पर यूनिट एरिया, वेयर A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन परपेंडिकुलर टू द करंट। अब आप यूं भी समझ लीजिए, जैसे करंट इस चौक की डायरेक्शन में यूं जा रहा है, तो इस करंट के परपेंडिकुलर एरिया देखना है। परपेंडिकुलर जैसे ये मेरा हाथ है बेटा, ये परपेंडिकुलर एरिया,
किसकी वैल्यू देगा ये? करंट डेंसिटी की। तो बेटा इसके परपेंडिकुलर एरिया है, तो मैं यूं भी तो कह सकता हूँ ना, एरिया को हमने गोस्ट थ्योरम में पढ़ा था, एरिया को एज ए वेक्टर पढ़ा है बेटा फर्स्ट यूनिट के अंदर। एरिया एज ए वेक्टर, वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है? ये सरफेस है, इसके बाहर की तरफ, ठीक है, क्या होगा? परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, चाहे बाहर की तरफ लूं या अंदर की तरफ, समझ में आया? अगर यूं एरिया है तो ऊपर की तरफ, यानी एरिया की जो डायरेक्शन है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। तो अब यहाँ ऐसे जा रहा है तो ये एरिया हो गया बेटा। तो आपको क्या करना है, चाहे तो करंट के परपेंडिकुलर वाला एरिया ले लो, या मैं कहूँ एरिया वेक्टर। समझ में आया? एरिया वेक्टर क्या होता है? जो एरिया वेक्टर होता है ना, एरिया वेक्टर, इसकी डायरेक्शन क्या होती है? इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू सरफेस। जो भी आपका सरफेस है ना उसके परपेंडिकुलर होता है एरिया वेक्टर। अगर ये मेरा सरफेस है तो एरिया वेक्टर यूं या पीछे की तरफ, अगर ऐसे है तो नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ। समझ में आया? तो यहाँ पर आपको मेन यही देखना है, करंट डेंसिटी में एरिया कौन सा लेना है बेटा? एरिया लेना है जो करंट के परपेंडिकुलर हो, इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन परपेंडिकुलर टू द करंट। ठीक, तो क्या लिखूंगा? जे एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी बेटा? जे की डायरेक्शन, जे की डायरेक्शन वही होगी जो डायरेक्शन करंट की है। जे इज ए वेक्टर क्वांटिटी इन डायरेक्शन ऑफ करंट, जहां करंट जाएगा उधर ही करंट डेंसिटी की डायरेक्शन होगी। हमने पढ़ा हुआ है करंट क्या होता है बेटा? स्केलर पढ़ते हैं, या करंट को क्या बोलते हैं हम? टेंसर। परंतु जो जे है वो हमेशा क्या है? अभी पढ़ा हमने, ये वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक, अब देखिए आप इसको, इस वाले कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा इजीली समझने के लिए, जैसे मैंने पढ़ा है आपको ये बताया कि करंट डेंसिटी क्या होती है? करंट पर यूनिट एरिया, और एरिया सरफेस के करंट के परपेंडिकुलर लेना है। तो यहाँ समझ लीजिए, यहाँ इस कंडक्टर में से जो करंट गुजर रहा है बेटा, ये करंट है आई। कितना करंट जा रहा है इसमें से? आई करंट जा रहा है। ठीक, अब मेरा एरिया जो है ना, करंट तो यूं जा रहा है, एरिया परपेंडिकुलर नहीं है, एरिया ऐसे नीचे की तरफ। एरिया की डायरेक्शन क्या होती है? सरफेस के परपेंडिकुलर। तो ये एरिया है, मुझे करंट डेंसिटी निकालनी है। तो देखिए एरिया को वेक्टर के रूप में हम पढ़ चुके हैं, एरिया वेक्टर होता है। ये एंगल कितना दे रखा है यहाँ पर? थीटा। मैंने एरिया को तोड़ दिया, ये एरिया, ये करंट, कितना एंगल है? थीटा। तो ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा बेटा इसका? ए कोस थीटा, और इसके 90 डिग्री पर क्या होगा? ए साइन थीटा। करंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? करंट पर यूनिट एरिया। कौन सा एरिया? जो किसके, बताओ किस डायरेक्शन में हो? परपेंडिकुलर टू द करंट। अब करंट के परपेंडिकुलर देखो, ये करंट है, ठीक है, इस करंट के परपेंडिकुलर एरिया कौन सा है? ये वाला, यानी ए कोस थीटा। कौन सा बेटा? ए कोस थीटा। आप ये भी कह सकते हो कि हमें कौन सा लेना है? वो एरिया लेना है जो किसकी डायरेक्शन में है? किसके डायरेक्शन में? इन द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, इन द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। क्लियर है? तो कितना हो जाएगा? आई अपॉन ए कोस ऑफ थीटा, वेयर ए कोस थीटा इज द कंपोनेंट ऑफ एरिया परपेंडिकुलर टू द करंट। आ गया आपका? ठीक है, अब देखिए आप यहाँ से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ, आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? आई इज इक्वल टू जे ए कोस ऑफ थीटा। ये मल्टीप्लाई होगा, ये फॉर्मूला होता है बेटा। प्लस 1 में पढ़ा था हमने ए बी कोस थीटा। क्या लिखते हैं हम? ए बी कोस थीटा लिखते हैं ए डॉट बी। तो जे ए कोस थीटा को क्या लिख सकता हूँ? जे डॉट ए। अब दो क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? हमेशा स्केलर। यहाँ से ये प्रूव हो गया हमारे पास कि करंट क्या है? करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। समझ में आया बेटा? करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी क्या होती है? करंट डेंसिटी होती है करंट पर यूनिट एरिया। एरिया कौन सा? जहां करंट फ्लो कर रहा है उसका परपेंडिकुलर एरिया आपको लेना है। समझ में आया? जैसे यहाँ करंट आई था तो इसके परपेंडिकुलर एरिया ऐसे वाला बनेगा, इसकी डायरेक्शन ये ए कोस ऑफ थीटा। क्लियर है? ये आ गया ना, ये वाला ए कोस ऑफ थीटा। अब बेटा एक क्वेश्चन देखिए, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया? अभी तक हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ ली। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बाद हमने करंट, सबसे पहला टॉपिक था करंट, फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और तीसरा अभी हमने पढ़ लिया करंट डेंसिटी। एक क्वेश्चन देखिए बेटा, आपको एक कंडक्टर दे रखा है, इस कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नॉन यूनिफॉर्म है।
पहले एंड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये है, दूसरे का क्रॉस सेक्शन ये है। आपको क्या क्या डिस्कस करना है, पहले इस वाले पॉइंट के ऊपर मान लिया ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू है Vd1 इस एंड के ऊपर, और यहाँ जो करंट है वो है I1 और करंट डेंसिटी की वैल्यू कितनी है J1। यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू मैंने ले ली Vd2, करंट को मैंने मान लिया यहाँ करंट होगा I2 और करंट डेंसिटी की वैल्यू ले ली मैंने J2। आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, आपको ये बताना है कि इन दोनों में ये जो सेट है ड्रिफ्ट वेलोसिटी करंट करंट डेंसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी करंट करंट डेंसिटी, इनमें क्या रिलेशन होगा। तो सबसे पहले आप ये बताओगे, देखो करंट है बेटा, इसको आप यूँ समझ लियो कि करंट को आप वाटर समझ लो, पानी है, इसमें से पानी फ्लो कर रहा है, तो बेटा जो पानी यहाँ से जाएगा वही पानी यहाँ से जाएगा। करंट को ऐसे वाटर वाली समझ लो, वाटर पाइप है, एक जगह से तो मोटी है एक जगह से पतली है, तो बेटा ऐसे होगा कि यहाँ वाटर ज़्यादा हो, जितना एंटर किया है उतना ही तो बाहर जाएगा, जितना इसके अंदर आ चुका उतना ही कहाँ जाएगा, बाहर जाएगा। तो पहला तो ये हो गया बेटा करंट I1 किसके बराबर रहेगा I2, यानी करंट तो रहेगा सेम दोनों में, ठीक है। आप ऐसे भी समझ सकते हो सीरीज में है दोनों, किसमें है बेटा, दोनों क्रॉस सेक्शन किसमें है, सीरीज के अंदर, ठीक। दूसरा देखिए आप, अब अगर मैं बात करूँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, किसकी, Vd1 और Vd2 के हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, हमने ये पढ़ा है I = NEAVD। N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ये जो भी हमारा कंडक्टर है मैंने फिक्स कर दिया है, जो भी कंडक्टर है वो क्या है, फिक्स, एक ही मेटेरियल का बनाओ, N फिक्स हो गया, इलेक्ट्रॉन का चार्ज फिक्स हो गया। तो आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी है, देखिए बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू I, करंट भी कांस्टेंट है, पढ़ लिया आपने, यहाँ जो करंट है वही करंट यहाँ है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी बेटा, एरिया के, किसकी होगी, एरिया के। तो आप ये देखिए यहाँ का एरिया क्या है, सेकंड, आप ये कहोगे कि पहला जो एरिया है A1 वो बड़ा है किससे, A2 से, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो मैं क्या कहूँगा, पहला जो पॉइंट है Vd1 वहाँ की ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम है और दूसरे की ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज़्यादा है यहाँ, ठीक है, Vd2 क्या होगा, ज़्यादा होगा। तीसरा देखिए आप, करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी का भी वही हो गया बेटा, करंट डेंसिटी क्या होती है, J इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, करंट तो सेम है, तो एरिया कौन सा कम है, एरिया ये वाला बड़ा है, तो क्या हो जाएगा आपके पास, J1 की वैल्यू कम आ जाएगी, किससे, J1 कम होगा और J2 की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो बेटा ये हमारा टॉपिक था करंट डेंसिटी का।